नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। कल ट्रंप का स्पीच हो गया, 19 मिनट का स्पीच था और उसमें बातें कुछ भी नहीं निकला। जहां स्थिति थी वहीं पड़ी हुई है। लेकिन एक चीज़ तो देखा गया कि ट्रंप की बेचैनी जो है उसमें साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि ट्रंप का जिस तरीके से अप्रूवल रेट गिरा है और इस बयान के बाद से, इस भाषण के बाद से और गिरेगा। चूँकि उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है इस समय कि नवंबर का चुनाव कैसे जीता जाए, चूँकि वहाँ कांग्रेस और सीनेट अगर दोनों हार गया तो ट्रंप जो है वो सिर्फ जो है स्टैम्प पेपर बन के रह जाएंगे। और ये अब तक जो भी देखा गया है, अप्रूवल रेट जिसका भी 40 से नीचे रहा है वो चुनाव हारा है और ट्रंप का इस समय 32 के आसपास है। और जिस तरीके का कल उसके पास एक ऑप्शन था चीज़ों को क्लोज करने का, लेकिन उसने अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में उसने वो बातें नहीं बोला और उसने ये कहा कि ईरान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और जब ये बयान ख़त्म हुआ, ईरान का एक ज़ोरदार हमला हुआ, एक तगड़ा हैमर मिसाइल उसने मारा, जिससे उसने साबित किया कि वो ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि उसने कहा कि उसके नेवी को ख़त्म कर दिया है। ईरान का नेवी कुछ है ही नहीं। और एयरफोर्स को उसने कहा कि ख़त्म कर दिया। एयरफोर्स तो वियतनाम वाला उसके पास प्लेन है, वो भी कुछ नहीं है। अगर ईरान की कोई ताकत है तो वो ताकत है उसका मिसाइल, जो कि उसने तुरंत उसके बयान के बाद हमला करके साबित कर दिया कि वो मिसाइल उसके पास है। उसकी ताकत है ड्रोन, जो बताया जा रहा है कि 5000 के आसपास उसके पास मिसाइल है, जो कि 2000 के आसपास अभी खर्च हो चुका है, बाकी बचे हुए हैं मिसाइल। पहले तो ऑफिशियली 3000 बताया जा रहा था, लेकिन अनऑफिशियली 5000 बताया जा रहा है। ड्रोन जो है वो 1 लाख के आसपास ड्रोन है, जिसमें से काफ़ी खपत हो गया है, लेकिन अब भी बचा हुआ है काफ़ी कुछ। साथ में उन्होंने ये बात कहा कि स्टोन एज पे पहुंचा देंगे ईरान को। तो जो है स्टोन एज पे पहुंचा देंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको खर्ग आइलैंड पे हमला करना पड़ेगा। खर्ग का जो ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर उसको समाप्त किया गया तो वो 7% तेल देता है दुनिया का, 7 मिलियन बैरल तेल देता है प्रतिदिन, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो उससे तेल क्राइसिस और उभर जाएगा। तो ट्रंप का जो $4 वाला जो चला गया है तेल, जिसके कारण जो जनता नाराज चल रही है वहाँ पे, वो और बढ़ेगा। तो वो चीज़ तो आप कर नहीं सकते, खर्ग आइलैंड को ध्वस्त कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, जैसे कि उसने ब्रिज पे अटैक किया तुरंत, कि ताकि वहाँ से सामान ना पहुँच सके। और आर्मी इसके लिए बहुत ट्रेंड होता है कि ब्रिज अगर टूट भी जाता है तो आर्मी 24 घंटे के अंदर जो है वो आर्मी वाला ब्रिज तैयार कर देती है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उसके मिसाइल को ख़त्म करने की बात उन्होंने कही, लेकिन वो साबित हुआ नहीं। चूँकि और दूसरी बात कि आप अगर उसके खर्ग आइलैंड को हमला कर देंगे, वो पर्सियन गल्फ में जो है 5 बड़े कुएँ हैं जो है ऑयल का। इसमें से जो है 2 जो है यूएई के पास है और 1 सऊदी के पास है और 1 जो है कतर के पास है। और उसमें कोई भी ड्रोन से अगर हमला कर देगा तो वो आराम से ईजिली टारगेट लिया जा सकता है, चूँकि अब तक ट्रंप ने उसके मिसाइल को तो रोक नहीं पाया और भाषण के तुरंत बाद उसने मिसाइल मार दिया। तो ये चीज़ें थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उसने कुछ नहीं बोला, उसने एलाइज पे छोड़ दिया। जो मेन कंसर्न है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खाली कराया जाए, जिस पे वो चुप्पी साधी रहा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नेवी जा ही नहीं सकता उसका। अगर जाएगा तो वो ऐसा जोग्राफिकल पोजीशन है वहाँ पे कि कहीं से भी कोई मिसाइल आ जाए वो उसके शिप को डैमेज कर सकता है पूरी तरीके से। इसलिए वो उसने बड़ी चालाकी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एलाइज पे छोड़ दिया। उसके बाद से इंग्लैंड के देखरेख में जो है 40 कंट्रियों का वर्चुअल मीटिंग हुआ, जिस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, जिसमें फ्रांस ने साफ साफ कह दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो है फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। रसिया का कहना था कि हमारा जो है शिप वहाँ से आराम से गुजर सकता है, तो वो नहीं किया जाएगा। तो कोई उसका कंक्लूजन निकला नहीं। और उसके बाद से ईरान और ओमान ने मिलकर एक मॉनिटर सिस्टम बना दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप निकलेगा, टैंकर निकलेगा, उसका मॉनिटर किया जाएगा। और ओमान उसके साथ हो गया इसमें। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या है कि वो तो कह रहा है कि भाई आप निकलिए यहाँ से, युआन में पेमेंट कीजिए। युआन में पेमेंट यानी पेट्रो डॉलर को अटैक है। तो कुल मिलाकर ट्रंप के बयानबाजी से कुछ नहीं था। ट्रंप एक जो है झूठा, जो ढकोसला एक धमकी दिखाया और उस धमकी का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि टाइगर जो है वो पिंजरे के अंदर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वहाँ से वो दहाड़ लगा रहा है। वहाँ की 71% जनता तो ईरान के युद्ध के खिलाफ है। अब वो जो पाषाण युग वाली जो बात कर रहे हैं वो क्या कर देगा, कितना बम मारेगा? बम तो मार ही रहा है, 10,000 बम मारा जा चुका है वहाँ पे अब तक, और कितना बम मारेगा? लेकिन
जो चीज़ें वो कंक्लूड नहीं हुआ। उनके पास एक ऑप्शन था जो युद्ध को समाप्त करने का एक तरीका था, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि कुछ हफ्ते में हम निकल जाएंगे, 2 से 3 हफ्ते में, यानी अप्रैल तक में निकल जाएंगे। वो ग्राउंड ट्रूप का उसने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, और ग्राउंड ट्रूप्स जो भेजा है उसने वो उतने प्रचुर मात्रा में है नहीं कि वो ग्राउंड ट्रूप्स में चले जाए। अगर ज़मीन पे उतार भी देगा तो उन सब की लाश आ जाएगी अमेरिका, वो उसके लिए और जो है सेटबैक हो जाएगा और वो चुनाव हारने वाला कैटेगरी में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर, और कोई रिजीम चेंज वाली भी बात नहीं किया, वो संभव है ही नहीं। तो एक तरीके से ट्रंप के गलत डिसीजन से ट्रंप ने जो तमाम गलतियां की उसको छुपाने की कोशिश किया, लेकिन उसको कोई खरीदा नहीं। इवन शेयर बाजार तक नहीं खरीदा। हमारे शेयर बाजार में भी तेजी रहा। अगर आप जो है अमेरिका के शेयर बाजार को देखें तो उसमें सिर्फ डाउ जो है हल्का सा 0.2% के आसपास जो है नीचे गिरा, बाकी सारे शेयर बाजार उसके ऊपर भागे। यूरोप का शेयर बाजार भी जो है मामूली सा गिरावट हुआ। इंग्लैंड का शेयर बाजार तेज भागा। तो किसी ने इस थ्योरी को खरीदा नहीं। तो ये जो ट्रंप का जो बयान था एक बौखलाया हुआ बयान था, और उसने पूरे वर्ल्ड को फिर से उसी पोजीशन पे लाके छोड़ दिया जहां पे था। और एक बात तो है कि यह युद्ध ईरान जीत चुका है, ये ट्रंप के बयान से साबित हो रहा था। देखिए, ट्रंप का तो ये युद्ध वाला हो गया। साथ में क्या है कि जो लड़ाई से जो खर्च हो रहा है, लगभग जो है 4 लाख करोड़ अब तक खर्च हो चुका है, वो बर्डन पड़ रहा है वहाँ की इकॉनमी पे। उसका इकॉनमी ऑलरेडी टाइट है। $39 ट्रिलियन के आसपास उसका कर्ज है, जो है $1.2 ट्रिलियन जो है उसको ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अब उसके पास से जो तमाम चीज़ें हैं, ये इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डालेगा। जो तेल की कीमत जिस तरीके से भागी है, और तेल का कीमत और तेज भागेगा इस घटना के बाद से। क्योंकि ये देखा गया कल WTI जो है वो ब्रेंट से ऊपर चला गया। ब्रेंट में भी उछाल आया, लेकिन फिर थोड़ी सी नरमी आ गई। लेकिन जो भी है वो $110 के नीचे है। ब्रेंट जो है वो 108 पे गया 7% की तेज़ी के साथ। और WTI जो अमूमन ब्रेंट से नीचे रहता है, 5-6-7 नीचे रहता है, कल वो 112 पे चला गया। तो बहुत तेज भागा है WTI। अमेरिका का जो तेल है वो तेज भागा है। देखिए, अमेरिका का जो इस समय सिचुएशन है कि फेड जो है वहाँ नोट छाप रहा है, $40 बिलियन प्रति माह छाप रहा है वो। और वहाँ पे जो प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम था वो गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि जो इजी मनी मिल जाते थे, जो बैंक से पैसा लेना थोड़ा टाइट था वहाँ पे, तो इजी मनी मिल जाया करता था बाकी कंपनियों को, वो जो है उसमें और सेंध पड़ता जा रहा है। स्थिति गंभीर था और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अब इन कंपनियों को भी इजी मनी जो मिल जाता था प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम से, वो मिलना कम हो गया। तो इस तरह का बहुत सारी कंपनियों में ले ऑफ अभी आएगा। तो जॉब जो एक बड़ा फैक्टर था, जॉब ऑलरेडी वहाँ कम हो चुका था, जो है 92,000 के आसपास आ गया था, वह उसमें और कमी देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो सकता है। डिफ़ॉल्ट जो है प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम में डिफ़ॉल्ट देखा गया था, वो डिफ़ॉल्ट बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका का इकॉनमी जिस तरीके से टाइट था वो और टाइट होता जाएगा। और साथ में एक चीज़ जो है कि वो इन्फ्लेशन जो है उसका तेज भागेगा। अब बॉन्ड भी, जो बाकी कंट्री जो है अमेरिका पे अब उस तरीके का भरोसा रहा नहीं उसका, तो वो बॉन्ड भी बेच रहे हैं। हालांकि बीच में तेल की कीमत तेज होने के कारण डॉलर और बॉन्ड को एक राहत मिला था। अब ये जो सेकेंड फेज में जो तेल की कीमत ऊपर भागेगी, इसमें देखना होगा कि बॉन्ड और डॉलर पे किस तरीके का बिहेव रहता है। लेकिन ओवरऑल डॉलर और बॉन्ड पे प्रेशर है पूरी तरीके से। और फेड फंसा हुआ है। फेड जो है रेट कट करे तो इन्फ्लेशन भागेगा, हाई करे तो इकॉनमी फंस गया है, तो और इस तरीके से वो पैसा छापेगा और कर्ज को पूरा करने की कोशिश करेगा। जो उस पर अभी $1.2 ट्रिलियन का कर्ज पड़ा हुआ है, उसको जो इंटरेस्ट देना है वो छापेगा, नोट छाप कर देगा। तो नोट छापेगा तो ऐसे कंडीशन में गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट पे तेजी आएगी। जो चीज़ें हैं उस पर एक तेजी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो है अमेरिका ने खुद भी कंफ्यूज्ड है और पूरी दुनिया को भी उसने कंफ्यूज कर रखा है इस वक्त। और इसका असर ये होगा कि इन्फ्लेशन भागेगा। गोल्ड, सिल्वर पे अगर अभी मान लीजिए तेल को लेकर फिर से डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो एक छोटा सा एक प्रेशर आ सकता है गोल्ड और सिल्वर में। नहीं तो फिर गोल्ड, सिल्वर में जिस तरह से इकॉनमिक कंडीशन चल रहा है उस पर एक मजबूती आनी चाहिए। मिला के मार्केट वोलाटाइल रहेगा। अभी एक एक बयान पे मार्केट रिएक्ट करेगा।
अब ये देखना है कि ट्रंप जो खुद ही कई बार बयान बदल चुके हैं और उसने राष्ट्र के नाम संबोधन पे कुछ और बोला, अब आगे उसका क्या रुख रहता है कि किस तरीके से वो युद्ध से निकलता है। युद्ध से निकलना उसका पर्पस है, क्योंकि उसने कहा है कि 2-3 हफ्ते के अंदर समेट देंगे। अब वो किस तरीके से समेटता है, ईरान का क्या नुकसान करता है, वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। अब वो ईवान के जरिए पैसा लेगा, जो उसके बाद से शिप को जाने देगा, तो जो पेट्रो डॉलर है वो टूटेगा। तो अमेरिका के लिए हर तरह से ये सेटबैक है। अब यहाँ से जो है एक नया रिजीम सेटअप होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पूरा जो माइंड गेम है ये चाइना का है और इस यहाँ से चाइना मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से चाइना मजबूत होता हुआ दिखेगा, अमेरिका कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर पे। तो गोल्ड जो है कल काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, $4,677 पे गया था, उसके बाद से नीचे लुढ़क कर 4,560 पे आया, फिर ऊपर उछल के 4,690 पे चला गया, फिर फाइनली 4,676 पे बंद हुआ 2.27% की नरमी के साथ। तो आप यहाँ देखिए कि गोल्ड जो है वो 4,500 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो एक मेजर है। अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो गोल्ड का फिर अगला जो है रेजिस्टेंस है वो 4,800 होगा। अगर ये सपोर्ट लेने में नाकामयाब रहता है तो फिर 4,200 जो है उसका एक सपोर्ट लाइन होगा। लेकिन छोटे सपोर्ट लाइन पे ही और छोटे रेजिस्टेंस पे ही भी काम चलेगा गोल्ड का। तो वो आज का मार्केट देखना होगा कि किस तरीके से रहता है। बाकी गोल्ड की जो डिलीवरी है वो ठीक ठाक रही, 3.12 टन का रहा, और जो टोटल इस महीने का डिलीवरी हो गया है 45 टन के आसपास, 45 टन के आसपास उसकी डिलीवरी हो गई है। इंडियन रुपीज़ में जो गोल्ड का जो प्राइस बंद हुआ था वो 1,48,173, 1,48,173। कॉमेक्स के पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो 509 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 461, टोटल है 970 मैट्रिक टन। तो गोल्ड जो है वो घट रहा है कॉमेक्स के पास। अगर आप देखें तो अभी हाल में 996 था, तो वहाँ से 26 मैट्रिक टन के आसपास जो है कम हो गया है। तो यानी गोल्ड का सप्लाई जो आ रहा है उससे ज़्यादा निकल जा रहा है कॉमेक्स के पास जो आ रहा है। एक चीज़ तो ये देखा जा रहा है जो गोल्ड के मजबूती को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर 72 गया था, फिर 70 आया नीचे, फिर 72 गया, फिर 70 आया, फिर 73 पे जाकर बंद हुआ। तो इस तरीके से 3.94% की नरमी के साथ बंद हुआ। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है सिल्वर का कि वो 70 का सपोर्ट लाइन लेने की कोशिश कर रहा था, जो एक मजबूत चीज़ देखा जा रहा है। ये इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 75 का वो सपोर्ट लाइन ले लेता है तो फिर वो 80 वाले रिजीम पे, 78 होते हुए 80 वाले रिजीम पे जा सकता है, लेकिन वो ले नहीं पाया 75, और वहाँ से उसमें वो लूट का और 70 वाले सपोर्ट लाइन को लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या 70 के आसपास बंद होता है या 75 के ऊपर बंद होता है? अगर 70 के आसपास बंद होता है तो इसका मतलब कि 70 के सपोर्ट को फिर वो टेस्ट करेगा इस समय, तो थोड़ा सा सिल्वर में प्रेशर रहेगा। अगर 75 के ऊपर चला जाएगा तो सिल्वर में थोड़ी सी खरीदारी देखी जाएगी, क्योंकि सिल्वर का अगर हम देखें, हालांकि डिलीवरी ठीक ठाक हुआ है, 11.19 टन जो है डिलीवरी लिया गया है, और टोटल जो है इस माह जो है वो 199.37 मैट्रिक टन का डिलीवरी ले लिया गया था, जिसमें शुरुआत में 184 टन एक ही दिन में खरीद लिया गया था। और टोटल कॉमेक्स के पास जो सिल्वर बचा हुआ है वो 2377 मैट्रिक टन बचा हुआ है। इसी के आसपास ये चल रहा है कई दिनों से, और जो है नॉट फॉर सेल है 7814 मैट्रिक टन। तो यहाँ पे टोटल हो गया इसका 10,191 मैट्रिक टन, और इस आंकड़े पे पिछले 4-5 दिनों से रुका हुआ है। यानी सिल्वर का जो डिलीवरी लिया जा रहा है कॉमेक्स पर उतना सिल्वर आ जा रहा है। तो सिल्वर का फ्लो जैसा आ रहा है वैसा ही आउटफ्लो है इस समय। अगर यहाँ पे इनफ्लो जो आ रहा है कॉमिक्स में उससे आउटफ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये 10,191 जो है ये घटने लगेगा, 10,000 के नीचे चला जाएगा, तो फिर सिल्वर में एक मजबूती लौटेगी, अच्छी खासी मजबूती लौटेगी, और 9,200 मैट्रिक टन पे चला जाता है तो सिल्वर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ें उसमें देखा जा रहा है। हालांकि मई का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है, 72,829 है। तो अभी कुल मिलाकर सिल्वर और गोल्ड पे जो ट्रम्प का जो बयान हुआ है उसका आउटकम किस तरीके से रहता है, उन तमाम चीज़ों को
देखने के बाद ही कुछ सॉलिड चीज़ निकल सकता है। और ख़ासकर इस समय तेल किस तरीके से रंग दिखाता है और तेल को लेकर डॉलर का क्या मांग होता है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। बाकी कल हमारे शेयर बाज़ार में बहुत तेज़ गिरावट हुआ था, उसके बाद से शेयर बाज़ार रिकवर कर गया, अच्छा खासा रिकवर किया और कल बंद हुआ 22,713 पे। एक समय वो गिरकर निफ्टी जो है 22,182 पे चला गया था। 530 पॉइंट्स का रिकवर हुआ और 33 पॉइंट्स बढ़ोतरी के साथ 0.15% की तेजी रही। और अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 73,319 पे बंद हुआ, 185 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 0.25% की तेजी थी। और एक समय वो 71,545 पे जो है नीचे चला गया था, यानी कुल जो है 1774 पॉइंट्स का रिकवर किया उसने। 1774 पॉइंट्स की रिकवरी हुई। मिड कैप में 0.32% की नरमी थी, स्मॉल कैप में 0.17% की और पीएसयू में 0.29% की। एफआईज बेच ही रहा है और अभी बेचेगा ही लगता है। 9,931 करोड़ का शेयर वो बेच चुका है। डीआईज ने 7,208 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो ये कुल मिलाकर खबर है। तो जुड़े रहिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेंबरशिप ड्राइव में जो है एक अच्छा वीडियो डाला जाएगा कि मल्टी बेगर्स को कैसे चुना जाता है, चाहे वो मेटल का हो चाहे शेयर बाजार का हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप तो आप उसको कर सकते हैं। सिर्फ 59 रुपीज़ में है वो मेंबरशिप। ठीक है, बस इतनी ही बात है। कल मिलते हैं।